जहां एक तरफ चीन की इकोनॉमी में हलचल मची है जो भारत के लिए वरदान बन सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को अब साइड लाइन करते हुए यूनुस को भारत यहां आगे बढ़ रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कड़े और बड़े कदम उठाए हैं। इनके असर से भले ही चीन को फायदा मिले या न मिले, चीन से भारत भारी मात्रा में मेटल का इंपोर्ट करते हैं। इन नए कदमों का असर इस इंपोर्ट पर देखा जा सकता है। कल चीन के सेंट्रल बैंक ने जहां ब्याज दरों में बदलाव किया और कई सालों बाद इस चेंज का असर देखे जाने की उम्मीद है, वहीं कुछ ग्लोबल वित्तीय एक्सपर्ट का मानना है ये कदम भारत के लिए वरदान की तरह साबित हो सकता है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर ने रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो में 0.50% का बदलाव किया। ये बैंक नीतिगत पॉलिसी रेट में भी 0.2% से लेकर 1.5% तक बदलाव का फैसला ले चुका है। आज चीन के बैंकों के लिए रिजर्व रेशियो में बदलाव किया है और इसके चलते वहां बैंकों को ज्यादा पैसा चीन के लिए अपने पास रखना होगा। हालांकि इसके लिए भारतीय इकोनॉमी को भी अपने नए रूप पर देखना होगा, क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि चीन से बड़े कारोबारी अपना कारोबार समेट रहे हैं और 15 बड़ी कंपनियों के आने की बात पक्की भी हो चुकी है। अगर चीन के बैंक अपने पास ज्यादा पैसा रखेंगे और चीन में नए निवेश के लिए बैंकों से कर्ज मिलने में मुश्किल होगी तो निवेश कम होगा। एप्पल ने पहले ही चीन के बाद भारत को अपने आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया है। ब्रेंट क्रूड के लेवल में आजकल तेजी देखी जा रही है। ये $73-74 प्रति बैरल के आसपास है। हालांकि भारत को ब्रेंट क्रूड ऑयल के गिरावट से फायदा मिलता है, लेकिन हाल की कच्चे तेल की गिरावट ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली। इसके कारण भारत में पेट्रोल डीजल के दाम पर भी असर नहीं देखा जा रहा है। चीन में उठापटक से भारत को किस तरह फायदा मिल सकता है, इसके लिए आज भारत के मेटल इंडेक्स को देखना पड़ेगा। निफ्टी मेटल इंडेक्स में जोरदार तेजी देखी जा रही है। ये 9643 अंकों पर कारोबार कर रहा है। इसमें 196 अंक या 2% का उछाल देखा जा रहा है। मेटल शेयरों में ये तेजी इसलिए आ रही है क्योंकि मेटल की डिमांड के लिए अब कई देश भारत का रुख कर सकते हैं और इसमें अदानी इंटरप्राइजेस से लेकर टाटा स्टील, JSW, हिंदुस्तान जिंक वगैरह के शेयरों में जमकर उछाल देखा जा रहा है। तेजी का आलम यह है कि आज निफ्टी मेटल के सभी शेयरों में तेजी देखी जा रही है। ये चाइना के कुछ ऐसे कदम हैं चाइना के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, भारत यहाँ तेजी से आगे बढ़ेगा, ये चीजें भी स्पष्ट होती हुई दिख रही हैं। जहाँ एक तरफ इजराइल और लेबनान यहाँ लड़ाई में लगे हुए हैं, तो वहीं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग जो बाइडेन और UAE के बीच में चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का जो प्रपोजल था उस प्रपोजल पर अब हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जो लोग ये सोच रहे थे कि इस युद्ध के बाद चीजें खत्म हो जाएंगी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बंद हो जाएगा, वो चीजें यहाँ पर बदलती हुई दिख रही हैं। काफी सारे सोच यहाँ पर बदले हैं। और जहाँ तक ये इकोनॉमी का सवाल है, चाइना दरअसल ये मान रहा है कि सबसे पहले हमें अपनी रियल इस्टेट ठीक करनी होगी, तभी हम कोई कदम उठा पाएंगे। पर ऐसा लगता है जैसे इन सारी चीजों के बीच में चाइना खुद के अंदर ही फंसता चला जा रहा है और चाइना के लिए अपनी इकोनॉमी को बाहर निकाल पाना इतना भी आसान नहीं रहने वाला है। स्क्रीन पर बिजनेस इनसाइडर की एक खबर देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि चाइना कुछ एग्रेसिव कदम उठा रहा है और इस एग्रेसिव कदम के तहत चाइना ये सोच रहा है कि उसकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, लेकिन इसकी मुश्किलें आसान होती हुई नहीं दिख रही हैं। जहां एक तरफ ये सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को लेकर अब UN में भी चर्चा हुई है और बांग्लादेश में हुई प्रदर्शन के बाद जो मौतें हुई हैं
उसको लेकर भी एक जांच की टीम बिठाई जा रही है, जो जांच की टीम जल्द ही बांग्लादेश पहुंचेगी यूएन से। पर इन सब के बीच में कहा जा रहा है कि भारत ने भी अब यहाँ एक्टिव रोल अपनाना शुरू कर दिया है और भारत ने अब धीरे धीरे बांग्लादेश के गेम में रुचि लेनी शुरू कर दी है। बांग्लादेश में शेख हसीना के पतन के बाद अब भारत ने विपक्षी पार्टियों को साधने पर काम शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर से मुलाकात की। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में तैनात भारतीय राजनयिकों और बीएनपी नेतृत्व के बीच ये पहली बैठक है। खालिदा जिया की बीएनपी को शेख हसीना की कट्टर विरोधी माना जाता है। ढाका के इलाके में मौजूदा बीएनपी मुख्यालय में जब भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा की कार ने प्रवेश किया तो उनके साथ उप उच्चायुक्त परवीन बाधे भी थे। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि भारत बीएनपी के साथ संबंधों में सकारात्मक दृष्टिकोण लाना चाहता है। वे भारत में राजनीतिक दलों के साथ बीएनपी के संबंधों को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार फखरुल ने पत्रकारों को बताया कि दोनों के बीच भारत बांग्लादेश के संबंधों को गहरा किए जाने को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हमने जल बंटवारे, इस समस्या को हल करने के तत्काल आवश्यकता जैसे मुद्दों को उठाया। बीएनपी महासचिव ने कहा, भारतीय उच्चायुक्त ने आश्वासन दिया है कि वे इन मुद्दों से अवगत हैं, उन्हें तेजी से हल करने पर काम कर रहे हैं। फखरुल ने आगे कहा कि भारतीय उच्चायुक्त ने अवगत कराया है कि अंतरिम सरकार के साथ आने वाले बदलावों के मद्देनजर उनका मुख्य ध्यान बांग्लादेश के साथ संबंधों को मजबूत करने पर है। वे पहले से ही संपर्क में हैं। बेहतर समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बीएनपी सहित राजनीतिक दलों के साथ संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें, बांग्लादेश में अगस्त के महीने में बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिला था। पर अभी क्या है ना, बीएनपी और जमात दोनों नेताओं के बीच में खटास भी आती हुई दिख रही है। एक तरफ ये देखने को मिल रहा है कि बीएनपी नेताओं का कहना है कि दोनों सहयोगियों के बीच दरार तब आई है जब जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने 26 अगस्त को एक बयान में आरोप लगाया कि बीएनपी ने 80% सत्ता हथिया लिया है। रहमान ने कहा कि बीएनपी को चुनाव की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने सब कुछ हड़प लिया है। ऐसा लगता है कि बीएनपी और जमात के बीच प्रमुख सरकारी पदों पर नियुक्तियों को लेकर टकराव है। दोनों पार्टियां अलग अलग संस्थानों में अपना कंट्रोल मजबूत करना चाहती हैं। अब यहाँ पर बीएनपी ने कई बार रैली भी निकाली है मौजूदा सरकार के खिलाफ में, और ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिन बड़े बदलाव को दिखलाने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेश में सारा खेल ख़त्म हो गया है, तो बांग्लादेश में खेल ख़त्म नहीं हुआ है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई है, अब धीरे धीरे धड़ाधड़ बांग्लादेश में फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हुई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, 70 कपड़ा की फैक्ट्रियां अब यहाँ पर बंद हो चुकी हैं और माना जा रहा है कि ये अभी लगातार आगे बढ़ने वाला है। जो देश बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा था, वो देश अब यहाँ पर बदलाव को देख रहा है। एक ऐसे बदलाव को देख रहा है जो इसके भविष्य को अब कहीं गर्त में ही लेकर जा रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। पर इस बीच बिजली संकट से बचने के लिए इन्होंने एक काम किया है। इन्होंने 150 मिलियन डॉलर, 800 मिलियन डॉलर जो बाकी थे उनमें से चुका दिया है और ये अभी बिजली को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में बिजली की समस्या को हल करना चाहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।